बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी टॉक्स, आप उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक नेक मकसद के लिए हमने उसे शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर एक स्किल सेट हमने इम्प्रूव करने के लिए बेड़ा उठाया है और इसकी मदद से हम ज़रूर पाकिस्तान में अपने नौजवानों का जो स्किल सेट है इसमें इजाफा करेंगे। आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। एक नई डॉक्यूमेंट्री फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस पे हमने अपलोड कर दी है, आप जाकर इसे ज़रूर चेक करें। दुनिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख और भारत के अलावा कौन कौन सा मुल्क जिसमें अमरीका, बरतानिया, रशिया और फिर बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए और उसे बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ ममालिक में ये कार्रवाई करते रहे। तो एक ज़बरदस्त किस्म की एक डॉक्यूमेंट्री आपको इसके अंदर मिलेगी। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कैद ज़रूर है, मगर इमरान खान का दिखाया गया रास्ता पाकिस्तान की आवाम के सामने है। इमरान खान अडयाला जेल में पिछले 2 बरसों से एक ऐसी सज़ा काट रहा है, वो गुनाह जो इमरान खान ने कभी नहीं किया था, वो जुर्म जो इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया और इल्ज़ाम लगाने वालों ने एक मकसद के तहत इमरान खान को अंदर रखा, लेकिन इमरान खान की उस सोच को आप कैद नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने जब हमला हुआ, अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया और उसे मार गिराया और उसे चाय पिलाकर भारत के हवाले कर दिया, तो खान साहब ने कुछ बातें कही। ये बातें आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता लग सके कि एक ऐसा लीडर जेल में पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहा है और पाकिस्तान की आवाम क्या उसका मुकदमा लड़ रही है या नहीं लड़ रही। खान साहब ने एक प्रेडिक्शन की थी अपने खिताब के अंदर और खान साहब ने पार्लियामेंट से खिताब किया और ये वीडियो इस वक्त वायरल है। खान साहब की दूरअंदेशी देखें और किस तरह उन्होंने आज के इस वाक़े को प्रिडिक्ट किया था कुछ साल पहले। इमरान खान के इस खिताब में वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा जिस तरह पहलगाम का हुआ और जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी गई। एक बहाना बनेगा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए और ये हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कश्मीर के अंदर हालात खराब करेंगे। जिस तरह आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितनी इस वक्त क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है भारत की तरफ से, वो कश्मीर वाले इलाके में हो रही है। जी, यहां पर तो इन्होंने ड्रोन भेजे हैं, लेकिन यहां पर ये जुर्रत नहीं करेंगे। वहां भी जो इनके जहाज मार गिराए गए वो भी कश्मीर का फ्रंट था, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे पार पाकिस्तान ने 5 इनके जहाज गिराए। ये सब कुछ हुआ, कन्वेंशन वॉर की तरफ जा रहे हैं और ये इमरान खान ने कुछ साल पहले ये बता दिया था कि हालात किस तरफ जाएंगे। यहां पर आपको ऐसे लीडरों की जरूरत है या फिर शहबाज शरीफ जो कहता है कि एक तारीख रात को हमने चांदनी रात में कन्वर्ट कर दिया। अब फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि जो जेल काट रहा है वो किसके लिए काट रहा है और उसकी दूरअंदेशी पाकिस्तान की आवाम के लिए कहां पर स्टैंड करती थी, जिसे आज आपने जेल में डाला हुआ है। व्यूअर्स, आज मुझे डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद ना एक बात का जरूर एहसास हुआ और जो टेक अवेज है मैं आपके सामने रख देता हूं। जो सबसे बड़ी चीज आज पूरी दुनिया ने देखी कि अब एक रिवायत जो इमरान खान ने डाली थी ना कि अपने खिताब के अंदर लोगों की स्पीच, लोगों के माजी के बयानात आप चलाते हैं। आज पाकिस्तान में डीजीआई एसपीआर को भी उसी रास्ते को इख्तियार करना पड़ा। दहशतगर्द पकड़े, उनकी ऑडियोज चलाई जा रही हैं, माजी में क्या कुछ होता रहा और उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर दहशतगर्दों सबके बयानात चलाए और एक रेफरेंस से बात करें तो ये रिवायत किसकी है? इमरान खान की। और ये आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेक अवे था। मैं आपको व्यूअर्स कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 77 से ये नंबर्स जो हैं जी बढ़ गया है। ड्रोन गिराने के वाकयात में मजीद इजाफा हुआ, 3-4 मजीद ड्रोन है और ये 80 क्रॉस कर गया है जो फिगर है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो दिया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से वक्त पड़ेगा तो खुद हथियार लेकर मैदान में उतरेगी। ड्रोन भारत में भेज दिए। भारत की सरकार शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन्हें इस किस्म का रिएक्शन जो है पाकिस्तान की फजाइया की तरफ से मिलेगा और अब पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त मैदान में मौजूद है, हथियार उन्हें पकड़े हुए हैं और एक ड्रोन खेतों के ऊपर प्रवास करता है। जब उसे देखा गया तो वहां पर एक सिविलियन, उसके हाथ में बंदूक है और वो उसका निशाना ले रहा है। तो सर, ये है पाकिस्तान की कौम जिससे आप लड़ने के लिए निकले थे। और लोगों के अगर आप जज्बात देखें ना, लोग ये कहते हैं कि हमें एक मौका मिलना चाहिए भारत के ऊपर हमला करने का, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत से ये सवाल किया जा रहा है कि बदला लो, आगे बढ़ो। और वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज के अंदर उलझाया जाता है। वट एवर द रीजन, ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला है कि बदला लेना है और बदला क्यों अभी तक नहीं लिया गया और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो दूसरे तरीके से इसको हैंडल करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, जब ड्रोन आए
तो उन्होंने खुद सिपाही बनकर इसके ऊपर ना सिर्फ फायर किए बल्कि इसे गिराया भी है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर एक सिविलियन, वहां पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं और वो एम कर रहे हैं ड्रोन की तरफ और फिर अल्टीमेटली से गिरा दिया जाता है। फिर अगली वीडियो के अंदर जो रेंजर्स के जवान है वो भी पहुंचे और उन्होंने भी इसका निशाना लिया और फिर इसको गिराया गया। फिर एक और वीडियो है जी, और इस वीडियो के अंदर खेतों के अंदर बाकायदा देखा जा सकता है कि ये किस तरह से ड्रोन आकर गिरता है और पास जो लोग खड़े थे, एक बिजनेस एज यूजुअल जी, किसी को कोई परवाह नहीं है कि यार इसमें धमाका खेज मवाद है, ये किसी को मार सकता है। वो गिरता है खेतों के अंदर और वो तबाही मचा रहा है और फिर भी लोग आसपास खड़े हैं और उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें। तो आपने किसको उनको छेड़ लिया? आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, पाकिस्तान की आवाम का ये रिएक्शन है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की हुकूमत तो जो रिएक्शन दे रही है वो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है ये आपके सामने है। एक वो भी हमें विजुअल्स दिखाए गए थे जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन और कुछ चीज़ें, मिसाइल वगैरह जो है भारत के कुछ इलाकों में फेंके गए, लेकिन जो खेत, ना कोई आग लगी, ना कोई वहाँ पर आपको उसके जो डेब्रीज है वो नज़र आती है कि उसने तबाही मचाई। और ये फ़र्क है दोनों देशों का और दोनों मुल्कों की आवाम का कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अगर आपने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान जंग जीतना भी जानता है और जंग लड़ना भी जानता है। और ये पैगाम सिर्फ भारत की सरकार को नहीं है बल्कि हमें, हमारी आवाम ने अपनी सरकार को भी पैगाम दे दिया कि भाई हमें जंग से मत डराओ, तुम डरते होगे, हम नहीं डरेंगे। और आपने मोहम्मद रिजवान का अगर बयान सुना तो उसने कहा जी कि नौजवान, हम ऐसे नौजवानों को जानते हैं जो जिंदगी से ज्यादा मौत को पसंद करते हैं। तो सर आप किस कौम को डरा रहे हैं? आप पाकिस्तान में किसी पढ़े लिखे से बात करें, किसी डॉक्टर से बात करें, किसी इंजीनियर से बात करें, किसी रेडी बांध से बात करें, किसी किसान से बात करें, किसी से आप बात कर लें, सारे पाकिस्तान के दिफा के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हैं और लोग आए भी। ये पिक्चर्स आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इसका जवाब भी दिया और जो जारहियत भारत की तरफ से की जा रही है अपने ड्रोन भेजकर, तो उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं। अब इस माहौल के अंदर लोगों को परेशानी होनी चाहिए। परेशानी ज़रूर है कि जंग किसी पर मुसल्लत करें तो हालात ख़राब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम जी डिफरेंट किस्म की ये नेशन है और कुछ लोग शादी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है इसे इंजॉय कर रहे हैं। वीडियोस इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी। एक शादी और बाग का जी ये इलाका है, वादी नीलम केरन सेक्टर में जी शादी है। वादी में नजर आने वाले पहाड़ों पर भारत की दर्जनों पोस्टें हैं और पीछे आपको आवाज़ भी आ रही है, फायरिंग हो रही है, लेकिन वो जो नौजवान है वो अपनी शादी पर जा रहा है। उससे किसी ने पूछा भी कि भजन कितने चले, उन्होंने कहा जी वक्त आ गया ऐसे चले हैं। तो ही इज़ एक्चुअली ऑन हिज वे और वो शादी करने जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम, हमने पिछले जो 20-30 बरस है ना, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए गुजारे हैं। हमारे सामने लोग शहीद हुए, हमने गोलियों की थरथराहट भी सुनी है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान की आवाम ना पिछले कई बरसों से, कई दहाइयों से इसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा और माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने खास तौर पे इसका भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। और फिर से एक ऐसी वीडियो जिसमें पाकिस्तान के नौजवान ड्रोन के मलबे के सामने बैठे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं 10,000 रुपये फ़ी किलो, और वो साथ वाले को कहता है कि यार ये 10,000 में तो बिक ही जाएगा मलबा इसका। तो आपने किस कौम का इंतखाब कर लिया? पाकिस्तान की हुकूमत आपको जवाब नहीं दे रही होगी, बयानियां बनाने में नाकाम। ख्वाजा आसिफ को अंग्रेजी के 4 जो लफ्ज़ हैं वो बोल नहीं सकता और जवाब नहीं दे सकता इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और एक मजाक बन गया। और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब टेलीप्रॉम्प्टर की तकरीर करते हैं। कौम को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत थी जो हमें नजर नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इस गैप को पूरा किया अपनी इन वीडियोस के जरिए और अपने उस रिएक्शन से जो किसी भी स्ट्रिंगर मिसाइल से कम नहीं है, और दुश्मन के बयानिए और हुकूमत की जो नलायकी है इसको एक्सपोज कर रहे हैं। और दुश्मन के बयानिए पर ये स्ट्रिंगर मिसाइल और बड़े बड़े बम बनकर इस वक्त ये वीडियोस जो हैं वो गिर रही हैं और भारत का नैरेटिव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारत मुसलसल झूठ बोल रहा था जी पिछले 48 घंटों से कि पाकिस्तान की फलां बंदरगाह को हमने कब्जे में ले लिया, लाहौर को हमने उड़ा दिया, हमने नेवल हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा कर लिया, GHQ में हम पहुंच गए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ हुआ, कोयटा तक भी हमारे हाथ से निकल गया। पाकिस्तान के 48 घंटों में वो 48,000 टुकड़े कर चुके हैं और 48,000 थ्योरीज आ रही हैं। अब वहां पे जी लोगों ने अपने इन बयानात को एक एक करके वापस लेना शुरू कर दिया है और इस वक्त चल क्या रहा है कुछ चीजें व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। भारतीय मीडिया पर लोगों को कहना पड़ गया कि हमें जो हमारा मीडिया है कुछ नहीं दिखा रहा और झूठ बोलने पर मजबूर करता है। एक
कुछ दोस्त हैं जी, उन्होंने इस पर ट्वीट भी की। बसंत मिसावरी BMD इक्विटी डेस्क, ये नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। I have never deleted tweets, but today I am deleting all the tweets that I made without verifying the claims of our Indian media channels. I feel sad not because of tweeting, but more because I wrongly believed what I saw. सर ये झूठ ब्रिगेड थी जो रात से हमले कर रही थी नैरेटिव के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया, सलाम है जी उन तमाम लोगों को, और मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को खास तौर पर, उन्होंने इस बयानी को निस्तो नाबूद किया। अब ये इसका कोई और क्रेडिट ना ले, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी वॉरियर्स थे जो बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तान के मौके को रख रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान की भी बात करते हैं जो आप तमाम लोगों को भी करनी चाहिए। और जो पेरोल पर रिहाई का मामला है, इस पर जो हारून रशीद साहब हैं उन्होंने इस तनाजुर में बात की, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। एक और जी ट्विटर, नरेंद्र, लास्ट नाइट आज तक कैप्चर लाहौर, जी न्यूज कैप्चर कराची एंड रिपब्लिक कैप्चर न्यूयॉर्क। बाय अर्ली मॉर्निंग दे रिटर्न्ड एवरीथिंग सो दे कुड कैप्चर इट अगेन टुनाइट। सर वो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी भारत का मीडिया है जो पाकिस्तान के बारे में एक झूठ फैलाता है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। देन उनको बरखा दत्त, हाउ कैन आई फॉरगेट बरखा दत्त, उसने क्या किया? अभी तक वो पायलट हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो पायलट? बताया जाए कौम को, अपनी कौम को बता दो यार, अपने घर में बता दो, माफी मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां इंसान से होती हैं, गलत खबर आपको किसी सोर्स ने दे दी होगी, लेकिन आप अब इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए हैं। बरखा दत्त ने कहा कि पाकिस्तान के एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया इन कस्टडी, वो कहाँ है जी? हम इंतजार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जहाज उड़ाई नहीं गए, और DGISPR ने जो एक इंटरव्यू दिया है RT को और इंटरनेशनल मीडिया को, मैं आपको बता देता हूं कि जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है, सिर्फ उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया और ना ही कोई फजाई हमला किया गया। सिर्फ छोटे हथियारों से भारतीय फौजी चौकियों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तान ने ड्रोन फजाई हमले किए, जो झूठ और अफसाना है। 21वीं सदी की जंग में हर हमले का इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद होता है। फुटप्रिंट्स होते हैं ना, कि अगर कोई बड़ा हथियार चलाया तो वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़कर जाता है, सैटेलाइट उसे ट्रैक कर रहा होता है। भारत के पास तो हमारे से ज़्यादा सैटेलाइट है ना जी। हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम होता है और हमें आप ताना मारते हैं कि जी आपने चाइना से मदद ली हुई है। चलें, आपके तो थे, बताएं, दिखाएं दुनिया को, कोई एक सबूत तो होगा ना। अभी तक तो ये खैर वो ड्रोन भी नहीं दिखा सके, और इंडियन चैनल्स के ऊपर मुसलसल चलाया जा रहा है। इतने ड्रोन आगे 300 ड्रोन का वो फिगर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, कोई एक ही दिखा दो यार, लेकिन वो नहीं दिखा रहे। हमारे उन्होंने जहाज भी कराए, कोई एक ही जहाज दिखा दो, वो ये भी नहीं दिखा रहे। मैं आपको ना इंटरनेशनली और इनका जो पूरा बयानिया है कैसे तहस नहस हुआ, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। DGISPR ये भी कहते हैं कि 21वीं सदी की जंग, हर हमले का इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद होता है। भारतीय दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारी कराए, तो इसका मलबा कहाँ है? अगर उनके पास पायलट हैं तो वो कहाँ है? भारत ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को खामोश कर दिया। अब भारतीय मीडिया हर घंटे फर्जी कहानियां बना रहा है जो मुज़ाहिका खेज़ बन चुकी। जब हम जवाब देंगे तो दुनिया खुद सुन लेगी, हमें भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं। सर, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भारत इस वक्त जज जूरी का किरदार अदा करे। 8000 अकाउंट इन्होंने भारत में बंद कर दिए, और वजह क्या थी कि वहाँ से सच लोगों को सुनने को मिलता है, और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के दफातर और कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो भारत इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप आपको इस वक्त वहां पर नजर आएगी। हमारे यहाँ तो खैर गैर एलानिया डिक्टेटरशिप है, वहां पर भी डिक्टेटरशिप है, और ये गैर एलानिया है। खबर ये थी जी कि पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर भी हमले हुए, और इस पर बहरी वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी, उनका बयान आया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहें बिल्कुल महफूज हैं। पोर्ट्स की बंदिश की खबरें बेबुनियाद और हकीकी हकाइक के मुनाफी हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि मामूल के मुताबिक शिपिंग और कार्गो सर्विस जारी। इन्होंने कुछ हमले किए इंटरनेट के ऊपर, साइट्स के ऊपर, लेकिन उसको भी न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। दूसरी चीज़, दफ्तर खारजा का बयान आया, और शफकत अली खान ये कहते हैं कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। भारत अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। पाकिस्तान ने नेक नीयति के साथ पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदार आलमी तहकीक के ऊपर जोर दिया, लेकिन वो नहीं माने। इसके साथ साथ जी सऊदी वजीर पाकिस्तान आ गई। खबरें मैं क्विकली आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वक्त इंटरनेशनली हो क्या रहा है। सऊदी वजीर आ गए जी, बराए खारजा आदिल और इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और सऊदी वज़ीर मुमलिकत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे, और भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी है इसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपने याद रखनी है, सऊदीया का पाकिस्तान की सियासत में अब इससे बढ़कर किरदार जो है वो होने जा रहा है। अगर इन्होंने ये जो एटमी टेक्नोलॉजी है अमेरिका से हासिल कर ली, वहाँ पे शराइत के ऊपर बात हो रही है, $100 अरब की अगर आप इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली
ان ریٹرن آپ کچھ چاہیں گے اور وہ کچھ باتیں منوانا چاہ رہے ہیں. یورینیم کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل معاہدے ہیں جس کے اوپر اس وقت غور و خوض کیا جا رہا ہے. اگر سعودی عرب کے پاس یہ تمام ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پھر یہ گیم چینجر ثابت ہوگی, اور پھر سعودی عرب اس خطے کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کے اوپر فیصلے کرے گا اور چودھری بن جائے گا. خیر وہ چودھری ابھی بنا ہوا ہے, پاکستان کو وہ تیل دے کر, پیسے دے کر فیصلے کرواتا ہے اور بدلے میں اسے اوور دا ایئرز ہمارے سے سیکیورٹی حاصل کی. لیکن اب اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اور وہ پیسہ دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ ان بالکل سنک ہیں, بزنسز ان کے ساتھ ہو گئے. تو سعودی عرب کی ایک خاص اہمیت اس خطے میں مزید بڑھنے جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں کہ پاک بھارت رہنماؤں سے اپیل کرتی ہوں کہ ان حملوں کو بند کر دیں. پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم فون اٹھائیں, بات کریں اور اس تنازع کا حل نکالیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جنگ میں پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. زمانہ جنگ میں قوم پروپیگنڈا کرتی ہے. مودی کا گودی میڈیا ہر حد پار کر چکا ہے. انڈیا کتنا جھوٹ بولتا ہے. اچھا اسکائی نیوز پہ بھی جی خبر, اور وہاں کی ایک اینکر ہیں جی اسکائی یالدہ حکیم, اسے ایک بھارتی ہائی کمشنر نے جی ایک تصویر دکھائی اور جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں پاکستانی فوج ایک امریکی پابندیوں کے شکار دہشت گرد حافظ عبدالرؤف کے پیچھے کھڑی ہے. اور پھر اس اسکائی نیوز نے جی اس تصویر کی تصدیق نہیں کر سکا. حقیقت میں یہ حافظ عبدالرؤف ہے, ایک مقامی عالم دین. یہ مسعود اظہر کے بھائی عبدالرؤف اظہر نہیں ہے. تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک غلطی ہے, وہاں نہیں ہوتا کام, یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. اب جو کرن تھاپر ہیں جی, انہوں نے بھارتی دفاعی تجزیہ کار, ان کا ایک انٹرویو ہے پروین سہنی کا کرن تھاپر کو, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھارت کے 3 جنگی جہاز کشمیر اور ایک بھٹنڈا میں تباہ ہوا. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر سری نگر ایئرپورٹ کو بند کیوں کیا گیا, اور کشمیر میں 3 جگہوں کو بھارتی ایئر فورس نے گھیرے میں کیوں لے رکھا ہے. ان کا کل سے رات سے یہ کلپ چل رہا ہے. اب بھارتی صحافی کرن تھاپر پاکستان کے بھارتی طیارے مار گرانے کے دعوے کو عالمی ذرائع ابلاغ کے معتبر ادارے تسلیم کرتے ہیں, جن میں رائٹرز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایسوسی ایٹڈ پریس, اے پی, سی این این, دی ٹیلی گراف اور بی بی سی بھی شامل ہے. اور اطلاعات کے مطابق فرانسیسی انٹیلیجنس نے بھی بظاہر اس دعوے کی توثیق کی ہے. تو پاکستان فضاؤں کا جی بادشاہ بن چکا ہے, اور اب دنیا میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا, جو انٹرنیشنلی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ ون بائی ون شیئر کر دیتا ہوں, اور آپ کو یہ سن کر پاکستان کی فضائیہ کے اوپر فخر ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, اور پاکستان نے کس طرح یہ جو لفظ کہا جا رہا ہے نا کہ فضاؤں کا بادشاہ, تو آپ کو سن کر اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی محسوس ہوگی. ٹیلی گراف کی جی ایک رپورٹ, پاک چین ٹیکنالوجی نے دنیا کے عسکری ذہنوں کو نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا. رافیل اڑانے والے پائلٹس کو پاکستانی میزائل نظر ہی نہیں آئے. بھارتی پائلٹس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رافیل کو کس چیز نے تباہ کیا. پاک چین ٹیکنالوجی نے بھارتی اور گلوبل ڈاکٹرن کا خاتمہ کر دیا ہے. رافیل کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک امیز اور خطے میں گیم چینجر ہے. پاک چین ٹیکنالوجی کے خوف سے بھارتی رافیل 300 کلومیٹر دور رہے. رافیل کو ٹارگٹ لاک کرنے کا موقع تک نہیں ملا, یعنی آنن فانن JF تھنڈر آئے, ہماری ٹیکنالوجی نے ان کو ٹیک اوور کیا, اس کے بعد نیوٹرلائز کر دیا. اور بھارت ابھی تک, آپ ان کے جو سیکٹری جو ان کے ہیں خارجہ کے, وہ دنیا کو جواب نہیں دے سکے. ان سے سوال ہوا, ان کے اپنے میڈیا نے کیا کہ پاجانی آئے جڑا پاکستان پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہمارے اتنے جہاز گرائے, تو اس کے اوپر کوئی جواب دیں گے. سب کو پتا تھا کہ جہاز ہمارے گرے ہیں, مگر کسی بے شرم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تسلیم کرتا, اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر ابھی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, اور ابھی کوئی اپنی جو رائے ہے قائم مت کریں. سر رائے ہم نے کیا قائم کرنی ہے, یا آپ کے لوگوں نے رائے قائم کرنی ہے نا. وہ رائے قائم کیا کرنی ہے کہ کوئی جہاز نہیں کرے. اب پتہ کیا ہوگا, یہ آئیں گے کہیں گے کہ ہمارے ہی کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے کچھ جہاز گر گئے, جس کے اوپر دشمن دیش نے اس قسم کا بیانیہ بنایا, اور یہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ویئرز یہ اس وقت کی سچویشن ہے جو پاکستان کے اندر مختلف حالات ڈیولپ ہوئے, اور انٹرنیشنلی جو کچھ ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ نا کچھ چیزیں یہ بھی شیئر کر دوں, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اور پاکستان کی خبریں کیونکہ حالات ایسے ہیں وہ تھوڑا سا ایکلپس ہو جاتے ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ عمران خان کی خبر کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہ کریں. ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جاننا چاہتی ہے عمران خان کے حوالے سے, ان کی سیفٹی کے حوالے سے. ہارون رشید صاحب نے ایک جملہ کہا کہ خوشخبری کہ کوئی آ رہا ہے. نیچے لوگوں نے جواب لکھنا شروع کر دیے کہ عمران خان آ رہا ہے, لوگ دعا کر رہے ہیں. تو سر دس از اے ڈفرنس کہ ایک لیڈر جیل میں بیٹھا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ ہاں یار عمران خان آیا تھا, حکومت نہیں چلی, حکومت ختم ہو گئی, اس کے پھڈے تھے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا, لیکن قوم بھول نہیں رہی.
چونکہ عمران خان قوم کو نہیں بھولا، وہ ڈیل نہیں کرتا، وہ جیل کاٹ رہا ہے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے، آپ کے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے کھڑا ہے۔ وہ کیوں کھڑا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اور ان لوگوں سے کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا اور ان جیسوں سے کبھی ڈیل نہیں کرے گا۔ وہ پاکستان کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ان حالات کے اندر ایک اور حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ جسٹس عائشہ ملک کا خط اور اس کا متن کیا تھا جو انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کو لکھا چیف جسٹس کو، وہ یہ کہتی ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے کہ اختلافی نوٹ کا جو حوالہ ہے، یعنی یہ جو اختلافی نوٹ تھا، ویب سائٹ پر شیئر نہیں کیا۔ کل دوپہر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو فیصلہ اپلوڈ کرنے کے لیے بھیجا، آج صبح بھی فیصلہ اپلوڈ کرنے کا کہا، لیکن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا۔ جسٹس عائشہ ملک کے خط کے متن کے مطابق آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا احکامات پر عمل درآمد نہ کرنا قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے، یہ انہوں نے سوال کیا۔ خط میں جسٹس عائشہ ملک نے چیف جسٹس سے استدعا کی کہ فیصلے کی کاپی فوری اپلوڈ کی جائے۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے حقائق ہیں، اور کس طرح سے پاکستان میں سچ کو، جو لوگ سچ بولتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا جہاں پر اپنی عدالت، ہم انڈیا کو روتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ، وہاں پہ سول ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی۔ پاکستان کے بھی حالات کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے رات کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔